चलो स्टार्ट करें। कुछ होमवर्क दिया गया था कि या नहीं? नहीं दिया गया था। क्यों? हाँ वो सब लिख लिया ना। ठीक है, और रैंकिंग बताया था, लिखे रैंकिंग? लिखे हैं। जैसे कि बताओ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, लिखे हैं? नहीं लिखे हैं? हाँ ठीक है, सबको लिख लेना है। वैसे ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, वैश्विक एक और क्या है, ये वैश्विक भूख सूचकांक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, और क्या है, सतत विकास सूचकांक है, एसडीजी बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, वैश्विक शांति सूचकांक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मानव पूंजी सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स वगैरह को लिखना। ये मेरे पास 2023 21-22 का है, 23-24 का मेरे पास डेटा नहीं है ना, तो ये सबको आपको लिखना है, नोट्स में दिया होगा या गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अवार्ड वगैरह लिख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? हाँ नोबेल पुरस्कार देख लेंगे किसको किसको मिला है, पद्म पुरस्कार देख लेंगे, पद्म विभूषण वगैरह ना, वो सबको धीरे धीरे करते रहो। चलो पहले क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री? चलो थोड़ा जल्दी करेंगे, कंप्लीट है ना सिलेबस को। क्या मैं बोला था, क्या पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, क्या बोला था? अच्छा, फड़ी नागवंशी और सिंधक नागवंशी, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में ये जो हम लोग बस्तर वाला क्षेत्र देखते हैं इस प्रकार से, ये जो बस्तर वाला क्षेत्र देख रहे हैं, वहां पर ये जो दंतेवाड़ा देखते हैं, ऐसे बीच में यहाँ दंतेवाड़ा पड़ते हैं ना, यहाँ पे बारसूर बताया हूँ, दंतेवाड़ा में बारसूर बताया हूँ, है ना,
तो यही बारसूर पे कौन से शासक थे? बस्तर का छिंदक नागवंश। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। देखो, नल वंश हम लोग पढ़ रहे थे ना, नल वंश जैसे ही समाप्त होता है, यहाँ पर अपन हम लोग देखे थे, नल वंश देखे थे ना, कोरापुट वाले क्षेत्र में पहले शासन कर रहे थे, फिर कहाँ आ गए? हमारे छत्तीसगढ़ का ये भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र आ गए थे नल वंश के, याद है कि नहीं? है ना? तो ये वाले क्षेत्र में नल वंश थे। धीरे धीरे जब नल वंश समाप्त हो गया है ना, लगभग 11वीं सदी के आसपास नल वंश समाप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बस्तर का छिंदक नागवंश, छोटा सा एक राजवंश वहां पर उदय होता है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, कहाँ पे? बारसूर में। ठीक है, कहाँ है बारसूर? दंतेवाड़ा में, है ना? तो बस्तर का छिंदक नागवंश है, इनका राजधानी पूछा जाएगा, कैपिटल पूछा जाएगा, क्या रहेगा? बारसूर रहेगा। इसके अलावा चक्रकोट भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? चक्रकोट, है ना? इसके अलावा एक नाम और लिखाता है, भ्रमरकोट। अब किसी बुक में स्पष्ट नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी जगह को चक्रकोट कहते थे, कौन कौन सी जगह को भ्रमरकोट कहते थे, लेकिन यह है कि चित्रकूट हम लोग देखते हैं ना, बस्तर के पास वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पर जगदलपुर में, ये वाले हिस्से में चित्रकूट हम लोग पढ़ते हैं, जलप्रपात देखते हैं ना, तो उसी के आसपास वाले क्षेत्र क्या बोलते थे? चक्रकोट बोलते थे, ऐसा कहीं से जानकारी मिलता है। और दूसरा चीज, यहाँ पर बस्तर है, यहाँ पर चित्रकूट है, यहाँ पर बस्तर है, यहाँ पर जगदलपुर है ना? ये बस्तर है, ये चित्रकूट है, ये जगदलपुर, इस प्रकार से। तो जगदलपुर का तो कोई काम नहीं है अभी। यहाँ पे चित्रकूट और ये बस्तर वाले क्षेत्र में भी शासन किए हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेन इनका राजधानी कहाँ था? बारसूर। ठीक है, इनके राजधानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो बस्तर के जो छिंदक नागवंश है, इनका राजधानी कहाँ? बारसूर। इसके अलावा यहाँ पर जो कवर्धा है, कबीरधाम जिला, है ना, कबीरधाम जिला, तो इसको बोलते हैं कवर्धा का फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश, अच्छा, कवर्धा का फड़ी नागवंश। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश को पढ़ेंगे 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक, जब तक बस्तर में कौन नहीं आ जाते हैं? काकतीय वंश नहीं आ जाते तब तक, है ना? काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश जब तक नहीं आते हैं, तब तक के यहाँ पर कौन शासन करते हैं? छिंदक नागवंश शासन करते हैं, है ना? इसी प्रकार से कवर्धा का फड़ी नागवंश का ऐसा कोई स्पेशल डेट नहीं है। हमको ये देखने को मिलता है कि 11वीं सदी से है ना, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से शासन किए हैं। ठीक, चलो ये बस्तर के छिंदक नागवंश को देखना है अब डिटेल में। बस्तर के छिंदक नागवंश और फड़ी नागवंश, कवर्धा वाले, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बना हुआ है वो सबको अपन देख लेंगे। बस्तर का छिंदक नागवंश, राजधानी क्या देख लिए?
है ना, बारसूर, ब्रैकेट में वो सबको लिख लीजिएगा, क्या क्या, चक्रकोट और भ्रमरकोट, है ना। शासकों का नाम लिखो, इसमें शासकों का नाम से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। नमस्ते। ठीक है, शासकों के नाम से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, तो शासकों का नाम थोड़ा अजीबोगरीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा। नृपति भूषण, ठीक, क्या है ये, नृपति भूषण, ठीक है, पहला शासक है। संस्थापक, फाउंडर के तौर पर इसी को देखेंगे हम लोग, है ना। संस्थापक को ने पूछा है, क्या बोलेंगे, नृपति भूषण है। दूसरा है जगदेव भूषण धारावर्ष, ठीक है, क्या लिखा है, हाँ, जगदेव भूषण धारावर्ष। अभी याद रखने का ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक आप लोगों को शायद ना समझ आए, आ जाएगा। है ना, उसके बाद है मधुरांतक देव, पूरा नाम, हाँ, मधुरांतक देव ही लिखाएगा। ठीक है, क्या है, मधुरांतक देव। इस पे जो सोमेश्वर देव देखे थे ना, सोमेश्वर देव के बारे में बहुत कुछ पढ़े हो आप लोग, है ना, वही सोमेश्वर देव है। सोमेश्वर देव, बताओ इसके बारे में क्या क्या पढ़े हो। हम्म, सोमेश्वर देव प्रथम रहेगा। जाजल देव के बारे में याद रखेंगे, जाजल देव प्रथम ने इसको बंदी बना करके, ठीक है, ऐसा ऐसा जो भी पढ़े है ना, उसको ध्यान रखेंगे। सोमेश्वर देव, कन्हड़ देव, सोमेश्वर देव के बाद क्या है, कन्हड़ देव है। जय सिंह देव है। इसको आप लोग कुछ बनाओ, ट्रिक बना कर दिखाओ, कुछ तो बनेगा। जय सिंह देव प्रथम है। ठीक है, फिर सोमेश्वर देव द्वितीय आएंगे, फिर नरसिंह देव और कन्हड़ देव द्वितीय, जयसिंह देव प्रथम। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, इसके बाद एक कन्हड़ देव द्वितीय आएगा, कन्हड़ देव द्वितीय, एक कन्हड़ देव प्रथम, अब ये हरिश्चंद्र देव,
ठीक है, याद रहेगा? नहीं रहेगा? ठीक, याद करना पड़ेगा, जैसे भी याद रखो, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे है कि हमको क्या करना है, भाषण देना है ना, धारा प्रवाह भाषण देना है। इसके लिए हम क्या, मधुरस पियेंगे। क्या पियेंगे? मधुरस। और क्या पियेंगे? सोमरस पियेंगे। कमर में दर्द होगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक मिनट, है ना। मधुरस हुआ, सोमरस हुआ, फिर क्या हुआ, कन्हर देव है। तो कन्हर से क्या याद रखें, कमर ऐसे याद रखें, है ना, कन्हैया पकड़ लिया, कमर में दर्द हो गए थे। इसके बाद देखो, भगवान का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे, है ना, जय भगवान, कुछ ऐसे इस प्रकार से कहेंगे। जय सिंह देव। ठीक हो गया, ठीक, कमर दर्द क्या हुआ, ठीक हो गया भगवान का नाम लेने से। फिर क्या कर लिए, फिर क्या पी लिए, सोमरस। फिर यहाँ पर भाषण दिए, है ना। फिर यहाँ पर कमर दर्द और ऐसे, फिर हरिश्चंद्र देव ऐसे। इधर को आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलो, या फिर दूसरे तरीके से भी याद रख लेना, है ना, जैसे पहले पहले इसका अक्षर को रिलेट करके याद रख लेना। लेकिन याद रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, अब इनकी विशेषताओं को लिखो। देखिए, तो ये कौन है, धारावर्ष, है ना। धारावर्ष ने दो मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब इसके समय में क्या हुआ था, दो मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके सेनापति, इसका नाम है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य, है ना। इसने दो मंदिर का, एक मंदिर का निर्माण करवाया, एक चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, चंद्रादित्येश्वर। ठीक है, शिव भगवान का मंदिर है, मतलब शिव मंदिर है ये। ठीक है, एक चंद्रादित्य क्या है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, और एक चंद्रादित्य तालाब, चंद्रादित्य तालाब कहाँ पर बनवाया, बताओ। बारसुर। बारसूर में। ठीक है, कहाँ पर शासन कर रहे हैं लोग, बारसूर में शासन कर रहे हैं। तो बस बारसूर को याद रखेंगे, बारसूर भी यहाँ, मतलब जो भी चीजें हैं बारसूर आएगा। बारसूर में बहुत कुछ देखे थे, बारसूर देखे थे, दंतेवाड़ा देखे थे, और एक मंदिर देखेंगे बस्तर में, आएगा कहीं पर वो भी।
ठीक है। इसका पुत्र होता है कौन? सोमेश्वर देव। लेकिन इसी के एक सगे संबंधी कोई होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, पुत्र उसको छोटा है, इसके मृत्यु के बाद राजपाट को कौन हड़प लेता है? ये हड़प लेते हैं। ठीक है, मधुरांतक देव मतलब छोटा नहीं, मतलब ये उतने पावरफुल नहीं रहते, इसलिए कौन हड़प लेते हैं? ये हड़प लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अपने आप को संगठित करते हैं सोमेश्वर देव, और वापस इससे अपना साम्राज्य क्या कर लेंगे? जीत लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे मधुरांतक देव को, मधुरांतक देव का वध कर अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त किया। अच्छा यहाँ पर लिख, ठीक है, इसका पुत्र है ये। मधुरांतक देव का वध कर, है ना, वध कर मतलब मार करके अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त किया। ऐसे पहला काम ये हुआ, है ना। बहुत सारा काम देखेंगे अभी इसका। ठीक है, समझ आया ना। और बताओ सोमेश्वर देव और क्या क्या किया था? कलचुरी शासकों के साथ जो भी युद्ध होता था उसमें क्या लिखेंगे? जाजर देव प्रथम ने क्या किया, इसको पराजित करके इसको बंदी बना लिया, ऐसे लिखेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखो, जाजर देव प्रथम ने इसको बंदी बना करके, जाजल देव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्रियों और रानी समेत बंदी बना लिया, है ना। ये पूरा इस प्रकार से है। इस क्षेत्र पर आक्रमण कर मंत्रियों और रानियों समेत समेत बंदी बना लिया। इस प्रकार से कौन थे जाजल देव प्रथम, कौन थे पता है ना? ठीक, ठीक है, कलचुरी शासक थे। अच्छा, ये जो जानकारी है कहाँ है जानकारी, ये वाला, ये कुरुषपाल अभिलेख में मिला है ना। कौन सा जानकारी? हाँ, कुरुषपाल अभिलेख से प्राप्त हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मधुरांतक देव का वध करके अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त किया, ये किसमें लिखा हुआ है? कुरुषपाल अभिलेख में लिखा हुआ है। बस्तर का कोई क्षेत्र है जहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख का नाम क्या है? कुरुषपाल अभिलेख। इनका तीसरा काम लिखो, बस्तर के नारायण पाल, है ना, जगह का नाम है, बस्तर में है एक। जिला दर्शन में देखना, में लिखवाया हूं इसको। बस्तर के नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। है
चलो, इस प्रकार से ये 3 विशेष जो काम है वो सब इसका हम लोगों ने देखा। एक और लिख लो, बारसूर के 32वां मंदिर का निर्माण। बत्तीसा मंदिर, ठीक है। बारसूर का क्या है? 32वां मंदिर। 32वां मंदिर क्यों कहते हैं उसको? 32 पिलर है सर वहाँ। हाँ, क्या बोले जी? ऑनलाइन में बार बार बोलो। वो 32 पिलर है वहाँ पे और 2 गर्भगृह। ठीक, 32 पिलर्स है वहां पे, है ना। 32 खंभे हैं जिस पर वो जो मंदिर है वो टिका हुआ है ना। ऐसे जो मंदिर है इस प्रकार से, इसमें पिलर जो लगे हुए हैं, कितने ठो हैं इसमें? 32 ठो हैं, इसलिए उसको 32वां मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो बारसूर के 32वां मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया। चलो, तो 4 विशेष काम हम लोगों ने देखा इसका। अब बाकी जो भी शासक है उनका कोई ऐसा विशेष काम नहीं है। कन्हड़ देव का लिखना है। कन्हड़ देव इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। हम लोगों ने पृथ्वीदेव क्या देखा था? पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल देखे थे ना। हाँ, उन्होंने क्या किया था? और देखो तो एक बार चेक करो क्या लिखाया था। और कुछ? सर राजीव लोचन मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ठीक, उसमें ऐसा कुछ पॉइंट लिखाया था क्या कि उसके सामंत जो जगपाल है या फिर जगतपाल है उन्होंने चक्रकोट पर आक्रमण किया था? ये लिखाया था। ठीक है, लिख लो उसको भी। हालांकि कल्चुरी के लिए देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख लो। ये कन्हड़ देव के जो शासनकाल था इस समय आक्रमण हुआ था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत, है ना, जगपाल या फिर जगतपाल, ने चक्रकोट पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1145 ईस्वी में। सोमेश्वर देव का शासनकाल को याद रख लेंगे, हो सकता है ये कभी पूछ दिया जाए। ठीक है, तो मंदिर में क्या क्या देखे हम लोग? नारायण पाल का विष्णु मंदिर, बारसूर का 32वां मंदिर। ठीक है, अब इसी में और लिख लो आगे। छिंदक नागवंश के ही समय बारसूर में मामा भांजा मंदिर और एक विशाल गणेश की प्रतिमा। राजा का स्पेशल ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है, बस ऐसे लिख लो। ठीक है, किसके शासन मतलब किसके शासनकाल में नहीं, किसके समय में बस। तो छिंदक नागवंश के समय में क्या क्या हुआ है? और
एक मामा भांजा मंदिर और विशाल गणेश की प्रतिमा। ठीक है, क्या क्या है बारसूर में? मामा भांजा मंदिर है और क्या है? विशाल गणेश की प्रतिमा है। और एक लाइन और लिख लो, दंतेवाड़ा में ढोलकल गणेश। दंतेवाड़ा में क्या है? ढोलकल गणेश। तो ऐसा माना जाता है कि वो ढोलकल गणेश भी क्या है, इन्हीं के शासन काल में बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये जो बारसूर है, इस बारसूर में क्या क्या हम लोग देखे, क्या क्या कौन कौन से मंदिर है? हाँ, एक तो मामा भांजा मंदिर है, और एक और क्या था? हाँ, विशाल गणेश की प्रतिमा। और एक शुरू में क्या बताया था? बत्तीसा। मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, और है ना चंद्रादित्येश्वर मंदिर वगैरह, ये सब चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये तो देख लेंगे। और एक और क्या देखे थे? विशाल गणेश की प्रतिमा, इस प्रकार से। और बस्तर में क्या देखें एक जगह? हाँ, बस्तर में नारायण पाल का विष्णु मंदिर। ठीक है, और दंतेवाड़ा में क्या देखें? ढोलकल गणेश है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसी के शासन काल में, मतलब ये हरिश्चंद्र जो है ना, इसके शासन काल में क्या हुआ? काकतीय वंश का आक्रमण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो डेट कहाँ से कहाँ तक लिखा है उसमें। हाँ, 1324। ये सन को पूछा जाता है ना, ध्यान रखेंगे। कब से कब तक है ये? 1324 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 1324 में क्या होता है ना? 1324 में कौन शासन करते रहते हैं? ये हरिश्चंद्र देव। तो इसके शासन काल में काकतीय वंश के एक शासक थे, अन्नम देव। कौन से वंश के शासक? है ना, काकतीय वंश। इसी को चालुक्य भी कहते हैं। किसका आक्रमण होता है? अन्नम देव का आक्रमण होगा, और किसको पराजित कर देंगे? हरिश्चंद्र देव को पराजित करके यहाँ पर कौन सा नया एक वंश चालू होने जा रहा है? चालुक्य, फिर काकतीय वंश यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो आक्रमण कर काकतीय वंश की नींव रखी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और कब आक्रमण किया था? 1324 ईस्वी में। ऐसा। अब बस्तर का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो यही है ना। क्या पढ़ेंगे? काकतीय वंश, है ना। बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत सारी विशेषताओं के बारे में देखना है। बहुत सारे विद्रोह वगैरह हुए थे, सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जनजाति विद्रोह देखते ना, वो सब इसी के शासनकाल, मतलब ये जो काकतीय वंश है, इस समय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।
देखो तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया इसमें। 2022 पटवारी में पूछा गया था, बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? 1023 में। ठीक है, सीधा यहाँ पर दिया गया है 1023। बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे। अब कौन कौन शासक थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। सोमेश्वर दे दिया है, कन्हड़ दे दिया है, जयसिंह दे दिया है, परमेश्वर दे दिया है। इनमें से कौन कौन है? हाँ, कन्हड़ देव है और सोमेश्वर देव है और जयसिंह देव है, परमेश्वर देव नहीं। ठीक है, ऐसा था, 2016 का सीजीपीएससी क्वेश्चन है। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया? कैसे करते हो? देखो, हाँ ठीक, क्या है? सोमेश्वर देव ना, ठीक है ना। सोमेश्वर देव कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है? ये कुरुषपाल अभिलेख। ठीक है, किसका वध किया था? मधुरांतक देव का। ठीक है, हाँ, ये बताया था क्या, जगदेव भूषण के कौन थे? ये पुत्र थे, कौन? सोमेश्वर देव। और ये इसे कोई सगे संबंधी जो क्या कर लेते हैं, साम्राज्य को हड़प लिए रहते हैं, तो फिर से वापस प्राप्त करने के लिए क्या, सोमेश्वर देव इसका वध कर देते हैं। किसका? मधुरांतक देव का। ठीक है, ऐसा है। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को पराजित किया? सोमेश्वर देव। ठीक है, पुराना मामा भांजा मंदिर किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी। ढोलकल गणेश जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? छिंदक नागवंश है, नारायणपुर जिला है, गणेश की मूर्ति है, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, और नारायणपुर दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी इसका आंसर हो सकता था, अगर नारायणपुर की जगह बस्तर का कोई सॉरी दंतेवाड़ा कोई जगह रहता तो, है ना, बैलाडीला की पहाड़ी पे दिया रहता। तो चलो ठीक है, हो गया ये। अब क्या देख रहे थे? संवर्धा का। हड़ी नागवंश। देखो, अब इसमें सीधा शासकों का नाम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला शासक क्या है? अहिराज। ठीक है, संस्थापक के तौर पे जाना जाएगा ये। दूसरा गोपाल देव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शासक है। रामचंद्र देव। इसका एक ट्रिक है, ऐसे इसको याद रख लेना, है ना, ये अगोरा महा। अगोरा जानते हो? अगोरा में पता है ना, वेट करने वाला अगोरा। हाँ, तोरे अगोरा में बोलते हैं ना।
तो क्या क्या हुआ, ये अ से क्या रहेगा, अहिराज है, फिर क्या है, गौ से, ग से गोपाल देव, और रा से क्या है, रामचंद्र देव, है ना, और एक है म से मॉर्निंग देव, क्या है, मॉर्निंग देव। इसमें एक और शासक आता है ना, जिसका नाम है धर्मराज सिंह, लेकिन किसी बुक में इसको सही सलामत नहीं दिया है, किसी बुक में आगे पीछे कर दिया गया है, तो इसमें उसको नहीं लिख रहा हूँ, उसको अलग से नोट करके लिख लेंगे हम लोग। देखो, तो अहिराज क्या संस्थापक हो गए, गोपाल देव, है ना, गोपाल देव इंपॉर्टेंट शासक हैं, इसके समय बहुत सारा काम हुआ है, और बहुत सारा काम नहीं, वैसे फड़ी नागवंश में ज्यादा कुछ नहीं है। कंवर्धा कहाँ पे है पता है ना, है ना, यहाँ पे है। तो कौन सा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, और मानकर चलो अगर पूछा जाता है, ये जो फड़ी नागवंश शासक थे इस समय, मतलब यहाँ पर कुछ कुछ मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ है, जिससे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो भोरम देव मंदिर देखने वाले हैं, है ना, भोरम देव मंदिर। तो देखो, भोरम देव का जो कहीं ना कहीं संबंध ऐसा बोला जाता है कि जो एक जनजाति, गौड़ जनजाति, है ना, गौड़ जनजाति, बैगन जाति पढ़ेंगे, इस वाले क्षेत्र में है, तो गौड़ जनजाति संबंधित वो मंदिर है, ऐसा बोला जाता है। ये वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति मिलता है, हाँ नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग, है ना, गौड़ और बैगा, ये दो जनजाति ज्यादातर मिलता है। देखो, तो ये गोपाल देव के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर का निर्माण हुआ था, कौन सा मंदिर है ये, भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर का निर्माण, निर्माणकर्ता कौन है पूछाएगा तो लक्ष्मण देव राय। अब ये भी इनके कुछ कोई सगे संबंधी होंगे, है ना, स्पेशल कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है, इसके भाई था, भतीजा था, ऐसा नहीं लिखा गया है, तो नाम बस याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, लक्ष्मण देव राय। ठीक, किसके समय में हुआ है, गोपाल देव का समय हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, चौरा ग्राम लिखेंगे, ठीक है, जगह का नाम लिख लेंगे। ठीक, कंवर्धा का जो चौरा ग्राम है वहां पर क्या है, मतलब भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है, किसने किया है, लक्ष्मण देव राय ने किया है। ठीक है, आगे इसी में लिखेंगे, इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो मंदिर कभी गए हैं या फिर फोटो वगैरह देखे, देखे ना, तो उसी प्रकार से उसी शैली में कहीं ना कहीं ये निर्माण किया गया है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कह देते हैं। ठीक है, कहाँ है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, किसको कहते हैं, भोरम देव मंदिर को। चलो याद रखेंगे इसमें, चंदेल शैली में, हाँ ठीक है, लिखेंगे शैली को। अब शैली आप सुने होंगे नागर, ठीक है, नागर शैली सुने, नागर, द्रविड़ और एक बेसर होता है, तो ये बना हुआ है किसमें, नागर शैली, या फिर इसी क्या कह देते हैं, है ना, कहीं कहीं पे जो मेंशन है वो क्या, किस नाम से मेंशन है, ये चंदेल शैली। अब ये चंदेल शैली का कहीं ना कहीं रिलेशन ऐसा है कल्चरी वंश के साथ, ठीक है, क्योंकि कल्चरी वंश इस समय क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे ना, ये वाले क्षेत्र में कौन थे, कल्चरी, और यहाँ पर कौन है, कंवर्धा का फड़ी नागवंश। ठीक है, तो या तो चंदेल शैली रहेगा, या तो क्या लेना है,
नागर शैली। हाँ, कल्चुरी के अंडर काम करते हैं, है ना, चाहो तो लिख सकते हो कल्चुरी के अधीन, है ना, लेकिन अभी मत लिखो, एक पॉइंट आएगा अभी। कल्चुरी वंश की एक रानी होती है अंबिका देवी, जिसका विवाह होता है रामचंद्र देव के साथ। चलो, ये गोपाल देव के बस इतना ही लिखे रहो। ठीक, गोपाल देव के समय क्या हुआ, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। किसने किया है, लक्ष्मण देवराय ने किया। ठीक है, इस मंदिर का जो मतलब मंदिर है किस शैली में है, ये खजुराहो, मतलब खजुराहो से, है ना, चंदेल शैली है, लेकिन जिस प्रकार से खजुराहो का मंदिर है उसी प्रकार से ये मंदिर भी बना हुआ है। ये अच्छा बताओ, नागर शैली और क्या होता है, द्रविड़, और एक और क्या होता है, बेसर, ये तीनों में अंतर पता है ना। अभी देख लेंगे, ये 2022-23 में क्वेश्चन, हाँ 2022 में जहां तक ये सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, 21-22 में सीजीपीएस में ना, कभी और बताएंगे इसको, है ना, बहुत कुछ है इसमें डिटेल, है ना। जैसे इसका आपको फोटो दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैं अपने हाँ? हाँ, कहाँ आया था, हाँ, अच्छा आया, हाँ ठीक है, देख लेंगे ना। 2023 का है क्या, 22 का देखना पड़ेगा, 22 का नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, इन सबको फोटो मैं इंस्टाग्राम में डाला था, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो, इनमें बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है ना, ये मतलब देखो जैसे कि नागर शैली, ठीक है, सिंपल एक मंदिर बना रहा हूँ, उसको देख के आप लोग समझ जाएंगे। ये इस प्रकार से कलश की आकृति टाइप से कुछ ये रहेगा, बीच में इस प्रकार से हमको गर्भगृह देखने को मिलेगा, है ना, और इस प्रकार से प्रांगण देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ, है ना। ऊपर में और इस प्रकार से एक झंडा लहराता रहेगा। राम मंदिर कुछ ऐसा ही बना है ना। कौन सा शैली है, नागर शैली है। अब एक बीच में इसका आ जाएगा बेसर शैली, एक रहता है द्रविड़ शैली। देखो, भारत में इधर दक्षिण भारत में आपको जो भी मंदिर वगैरह देखने को मिलेगा, कौन सी शैली में रहता है, द्रविड़ में। मध्य वाले क्षेत्र में कुछ मंदिर देखने को मिलेगा, क्या रहेगा, बेसर, और ये क्या रहेगा, नागर। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। एक दो ठो मंदिर ऊपर नीचे से कहीं पर हो गए हैं, थोड़ा अपवाद टाइप का, बाकी लगभग ऐसा ही कुछ है ना। नागर शैली अब द्रविड़ शैली, दोनों को देखते हैं, और दोनों का मिला जुला रूप कौन रहता है, बेसर रहता है। देखो द्रविड़ कैसे रहेगा, साउथ इंडिया मूवी आप लोग देखे होंगे, तो मीनाक्षी मंदिर ऐसा कुछ आप लोग सुने होंगे एक बार, है ना। एक तो बृहदेश्वर मंदिर आप सुने होंगे, सुने हैं मंदिर।
देखो ये मंदिर कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो उधर का मंदिर कुछ ऐसे रहता है। ऐसा कुछ समझ आ रहा है? इसमें ऐसे इस टाइप से कलश की आकृति का वहां नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये ऐसा बना रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला जो मंदिर है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? हाँ। और इसका मिला जुला रूप क्या रहेगा? प्रेशर शैली रहेगा। चलो घर में जाके इसको और देख लेना आप लोग। तो ये हुआ। अब अगला शासक कौन है? रामचंद्र देव। देखो इसके शासन काल में क्या हुआ था? 1349 ईस्वी में चौराग्राम में, ठीक कहां पर? चौराग्राम। चौराग्राम में पहले क्या निर्माण हो चुका है? हम्म चौराग्राम में मड़वा महल, सुने हैं नाम? इसी को दुल्हा महल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और दुल्हा कौन सा दुल्हा है? ये है दुल्हा। कौन? रामचंद्र देव। का निर्माण हुआ है ना। इनके ससल मतलब इन्होंने क्या करवाया? चौराग्राम में मड़वा महल या फिर दुल्हा महल का निर्माण करवाया, और इसी मंदिर में इन्होंने विवाह किया था। इसी मंदिर में क्या किया था? कलचुरी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, समझ आया? चौराग्राम में क्या हुआ है? मड़वा महल या फिर दुल्हा महल का निर्माण किया गया है, जहां पर रामचंद्र देव ने क्या किया था? कलचुरी राजकुमारी के साथ विवाह किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है ना, मड़वा महल या फिर दुल्हा महल नाम पड़ा है। अंबिका देवी। ठीक है, राजकुमारी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हूं क्या? लिख लो, अंबिका देवी। कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ क्या हुआ था? विवाह हुआ था। चलो एक पॉइंट उसमें और लिखो। रामचंद्र देव के द्वारा ही वहीं पर छेरकी महल का निर्माण करवाया गया है। छेरकी महल। ठीक कहां पर हुआ है? चौराग्राम में, ठीक है। छेरकी महल, छेरकी महल क्यों कहते हैं? हाँ, बकरी का वहां स्मेल आता है, ठीक है। वहां जाओगे तो क्या होता है? बकरी का स्मेल आता है वहां पे, है ना। छेरी का स्मेल आता है, ऐसे कह सकते हैं, इसलिए छेरकी महल। चलो लास्ट पॉइंट लिखो।
धर्म राशि है ना। अब लास्ट पॉइंट क्या मैं बोला था, धर्म राशि के बारे में कुछ लिखेंगे बोला था। ठीक है, धर्म राशि ने क्या किया है, कवर्धा महल का निर्माण। ठीक है, धर्म राशि ने क्या करवाया है, कवर्धा महल का निर्माण करवाया है। कवर्धा में एक महल है जिसका नाम यहाँ पर सिंपल है, मतलब ऐसा है और कुछ विशेष नाम नहीं, क्या है, कवर्धा महल है। अब इसमें याद करने लायक एक चीज और क्या है, इसका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा को क्या कहते हैं, हाथी दरवाजा कहते हैं, है ना। बस इतना याद रखेंगे और इसमें कुछ नहीं है, है ना। दरवाजा बहुत बड़ा है जिसमें हाथी घुस सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाथी दरवाजा है। मड़वा महल का निर्माण कब हुआ है, 1349 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल में पूछा गया है, 1322। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया था। क्या निर्माण कराया गया था, ठीक। ठीक है, भोरमदेव का मंदिर, कलचुरी के, सॉरी, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंशी किस शासक के साथ हुआ था, रामचंद्र देव। कवर्धा के महल के मुख्य द्वार को निम्न के नाम से जाना जाता है, हाथी दरवाजा। छत्तीसगढ़ खजुराहो किसको कहते हैं, भोर में। ठीक, कई बार पूछा गया क्वेश्चन को, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन बना है और ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। एक और पॉइंट इसमें लास्ट में लिख दो, पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। पचराही एक जगह है, अभी जिला दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर बता दें, मैं बताऊंगा उसको। पचराही में हमको कुछ कुछ क्या प्राप्त हुआ है, कुछ साक्ष्य वगैरह मिले हैं, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है पचराही में। वो कौन से वंश से संबंधित पूछा जाएगा, मतलब कौन से वंश से पूछा है, क्या बोलेंगे, फड़ी नागवंश। ठीक है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से, पचराही से। ठीक, चलो इसको ध्यान से देख लेंगे, है ना। गोपाल देव ने क्या किया है, भोरम देव मंदिर। रामचंद्र देव ने क्या किया है, मड़वा महल और छिरकी महल। ठीक, चलो अब आएगा क्या, काकतीय वंश। ठीक है, हेडिंग डाल लो काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश। आप लोग इतिहास पढ़ लिया है भारत का, इंडियन हिस्ट्री हुआ है, एंसेंट हुआ है, ठीक है।
कहाँ तक हुआ है एंसेंट में? मिडेवल स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। तो उसमें कहाँ तक हुआ है एंसेंट में, मतलब कौन सा, कोई नाम बताओ। गुप्तोत्तर काल तक हुआ है। अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये सब अभी नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया इंडियन हिस्ट्री पढ़ते, मतलब कितना दिन हुआ है कंप्लीट करते उसको, कितना क्लास हुआ होगा मतलब? हाँ, 15 से 20 क्लास हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जब मध्य भारत के इतिहास पढ़ेंगे ना, मिडेवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, है ना, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे। तो उसी समय हम लोग, मतलब उसी के समय का मतलब क्या है, खिलजी वंश अपन पढ़ते हैं, है ना। गुल खिले तो सैयद लोधी, ऐसे उसका एक ट्रिक है ना। गुलाम वंश पढ़ते हैं, है ना, गुल खिले तो, ऐसे खिले तो सैयद लोधी, ऐसे क्या। और कुछ दूसरा ट्रिक आप लोगों को पता होगा, है ना, हो सकता है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर खलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। गुल खिले तो सैयद लोधी, लास्ट में क्या आ जाएगा? लोधी आ जाएगा, इस प्रकार से गुल खिले तो सैयद लोधी। तो खिलजी वंश, खिलजी वंश के एक शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। क्या होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के एक शासक होते हैं, कौन? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये सब दिल्ली में शासन करते हैं ना। अब उसको आप लोग विस्तार से पढ़ोगे, देख लेना, पहले उनका शासन, मतलब पहले उनका राजधानी कहीं और था, है ना, कहाँ था? लाहौर, देखना, है ना, उसमें पढ़ना उसको। फिर कुछ समय बाद दिल्ली हुआ, तो दिल्ली जो उनका राजधानी था, दिल्ली में राजधानी था किनका? खिलजी वंश का। उसी समय का छोटा सा इतिहास मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जब आप लोग पढ़ेंगे, ये दिल्ली में रह करके अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ पर ये थे चालुक्य वंश। कौन थे? चालुक्य, ठीक। इसको और थोड़ी इधर फैला लेंगे। अभी वर्तमान को जो हम लोग क्या देखते हैं, तेलंगाना वाला क्षेत्र देखते हैं ना, उसी के आसपास में क्या था? चालुक्य वंश शासन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब कि दिल्ली में यहाँ पर शासन कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से दिल्ली से इनका आक्रमण होता है, कहाँ पे? चालुक्य वंश के ऊपर, ठीक है। और ये जो आक्रमण है 1309 ईस्वी में होता है, ठीक। इसको बोलू, आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट आक्रमण नहीं करता है, इसका एक सेनापति होता है मलिक काफूर नाम का, उसके द्वारा आक्रमण होता है ना। पढ़े होंगे आप लोग, है ना, मलिक काफूर। मलिक काफूर बहुत सारे जगह पे आक्रमण कर करके बहुत सारे क्षेत्रों क्या किया था? जीता था, ठीक है। मलिक काफूर का एक और कुछ नाम था, याद है किसी को? हजार दिनारी, ऐसा कुछ, हजार दिनारी उसको बोलते थे। चलो फिलहाल उसको आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है ना। मैं बोलूं, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए
मलिक काफूर को भेजा, ठीक है, फिर सेनापति मलिक काफूर को भेजा, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत शक्तिशाली था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके समय में इसके जो भी एक सेनापति थे वो उनका नाम क्या था? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को भेजते हैं कहाँ पे? दक्षिण विजय अभियान में। दक्षिण में जो भी राजवंश है उसको पराजित करते हुए आगे ये निकलते हैं। तो ये मलिक काफूर आते हैं कहाँ? जहाँ पे चालुक्य वंश शासन कर रहे हैं ना, तेलंगाना वाले क्षेत्र में, वहां पर आते हैं। तो इसमें आगे लिखना है ना, मलिक काफूर को साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा वारंगल, है ना। वारंगल मतलब कि तेलंगाना वाला क्षेत्र। वारंगल के काकती शासक, काकती शासक या फिर क्या, चालुक्य शासक, है ना, काकती शासक या फिर चालुक्य शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर, ठीक है, या फिर पराजित नहीं किए थे, प्रताप रुद्र स्वयं को क्या कर दिए थे उनके सामने? हाँ, अपना एक मूर्ति बनवा करके, अपना एक सोने का मूर्ति बनवा कर क्या किया था? उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, लेकिन सिंपल आप लोग लिख लो, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया, है ना। प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ठीक है, कोहिनूर हीरो पता है ना कहाँ है अभी? कोहिनूर हीरो कहाँ है? ब्रिटेन में, ठीक। अभी कुछ ऐसा न्यूज में आया था क्या, कोहिनूर हीरो को वापस लाया जाएगा ऐसा टाइप से, है ना, बीच में आया था ना। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश के शासक शासन कर रहे हैं, है ना। क्या नाम है? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। एक मिनट, ठीक है, कौन है? प्रताप रुद्रदेव, ये शासन कर रहे हैं। इसके समय में आक्रमण किसका होता है? मलिक काफूर को कौन भेजते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार से आक्रमण करने के इस प्रकार से यहाँ पर भेजते हैं। तो काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश के शासक कौन? प्रताप रुद्रदेव अपने आप को क्या कर देते हैं? उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, अपना एक ऐसा मूर्ति बनवाते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है कि सोने का मूर्ति बनवाते हैं स्वयं का, है ना, स्वयं का क्या बनवाते हैं? सोने का मूर्ति, और इसको इस प्रकार से जंजीर में बंधवा करके और साथ में कोहिनूर हीरो को अपने साथ ले जाकर के क्या कर देता है? वो अपने आप को समर्पित कर देता है। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब इसको लड़ाई मतलब युद्ध करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप को क्या कर दिया? वो आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, यहाँ तक हुआ। तो ये कौन सा वंश था? कौन सा वंश था? खिलजी वंश, है। अब कुछ समय बाद और क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है? खिलजी के बाद कौन सा वंश आता है? हाँ, अभी मैं क्या बताया हूँ, गुल खिले तो सैयद लोधी बताया हूँ ना, सैयद लोधी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश हम लोगों ने क्या देखते हैं? गुलाम वंश, है ना। फिर क्या देखते हैं? खिलजी। फिर क्या देखते हैं? तुगलक। तो खिलजी के कौन देख लिया? अलाउद्दीन खिलजी, इसका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन आते हैं? तुगलक वंश। तो इसमें आप लिखेंगे, है ना, कुछ समय बाद क्या होता है? तुगलक वंश का शासन स्थापित हो जाता है दिल्ली में। तो तुगलक वंश वाले फिर से क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तुगलक वंश फिर से क्या होता है? आक्रमण होता है। तो यहाँ जो शासक रहेंगे ये शासक परेशान हो जाते हैं, यहाँ के शासक क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो वो ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पर किसी का आक्रमण ना हो। तो उनको क्या जगह नजर आता है?
बस्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, पूरा जंगली एरिया उसको क्या होता है, नजर आता है। चलो तो इसमें लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने, अब किसका आक्रमण होगा, हाँ गयासुद्दीन हाँ, 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण, कहाँ पे आक्रमण होता है, है ना, वही वारंगल वाला क्षेत्र, तेलंगाना वाला क्षेत्र में है ना। तो वहां पर जो काकतीय वंश थे, काकतीय वंश के शासक कौन रहते हैं उस समय, कौन रहते हैं, अन्नम देव। तो अन्नम देव परेशान हो जाएंगे, बार बार दिल्ली से आक्रमण हो रहा है ना, दिल्ली से क्या हो रहा है, बार बार मतलब कि मुगलों का आक्रमण हो रहा है बोलकर क्या हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, परेशान होकर क्या कर लेंगे, अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से चलते चलते मतलब ऐसा नहीं अकेले चलते नहीं जाते हैं, ठीक है, पूरे अपने सैनिक और कुछ लोगों को उठा करके कहाँ चले जाते हैं, बस्तर चले जाते हैं। और बस्तर में यहाँ पर बारसूर वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे थे, बस्तर का छिंदक नागवंश, ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश में लास्ट देखो मैं क्या लिखवाया हूँ, हाँ हरिश्चंद्र देव को पराजित करते हैं, कौन पराजित करते हैं, अन्नम देव पराजित करते हैं। कब पराजित करते हैं, 1324 में। तो गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ किसके समय में, अन्नम देव के समय में, ठीक है। तो परेशान होकर अपना राजधानी कहाँ से कहाँ ले आते हैं, वो यहाँ ले आते हैं, इधर आते हैं, मतलब ये वाले क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ देते हैं, यहाँ आकर के अपना राजधानी स्थापित करके शासन करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जब आते हैं तो इसको पराजित करने के बाद अपनी राजधानी कहाँ कहाँ पर वो स्थापित करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या क्या हुआ समझ में आया ना, पहले क्या हुआ, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति, क्या नाम था, मलिक काफूर, है ना, मलिक काफूर का आक्रमण हुआ, किसके ऊपर आक्रमण हुआ था, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण हुआ। पर प्रताप रुद्रदेव अपने आप को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिए, जंजीर में अपनी मूर्ति बनवा करके और कोहिनूर हीरा को ले जाकर के ऐसे आत्मसमर्पित कर दिए। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, तुगलक वंश जब स्थापित हुआ दिल्ली में, तो उसमें मतलब उसके समय में गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ। इस समय कौन थे, अन्नम देव, ठीक है। तो अन्नम देव वारंगल मतलब तेलंगाना वाला क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, वो बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, आया ना समझ में। इसी समय माना जाता है कि दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना, उसका निर्माण हुआ था। एक कहानी आप लोग पढ़ोगे, क्या कहानी है, बस्तर का जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है उसका निर्माण कैसे हुआ था, हाँ कभी सुनेंगे उसे कहानी को। चलो फिलहाल अभी छोड़ो इसको। चलो शासकों का नाम लिखें अब। किसके शासक, काकतीय वंश या फिर कौन सा वंश, काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश का शासक। अब बहुत सारे इसके शासक हैं, अब इसके शासकों से नाम मतलब एग्जाम में पूछा जाता है इसका नाम, है ना।
पहला शासक क्या है? है ना, फिर आएगा हमीर देव, है ना। इसको याद रखने का ट्रिक को साइड में लिखेंगे, अन्न हमर भैरा पुरुष ऐसा लिखाता है ये, है ना। ये हमीर देव है। फिर भैरव देव, फिर क्या है? पुरुषोत्तम देव। ठीक है, अन्न हमर भैरा पुरुष, ऐसे यहां तक बनेगा ये। अब इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा ना, अन्न हमर भैरा पुरुष जो नर प्रताप जगदीश, ऐसे इसका कहानी टाइप को मैं रट के रखा हूं तब याद हुआ है। बता रहा हूँ, अन्न हमर भैरा पुरुष जो नर प्रताप जगदीश, वीर वीर दिक्पाल राज, दलपत और अजमेर। चलो फिलहाल लिखो, फिर लास्ट में याद करवाऊंगा। क्या है ये? पुरुषोत्तम देव। फिर जयसिंह देव, फिर नरसिंह देव, प्रताप राजदेव, ठीक है, ये है जगदीश जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह सुन के कुछ याद आया? हाँ, छत्तीसगढ़ का राज्य गठन जब मैं बताया था उस समय क्या हुआ था, दरिया देव और अजमेर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। कौन सा विद्रोह हुआ था? हलबा विद्रोह। ठीक, कब हुआ था? 1774 से लेकर के 78 तक। ठीक है, ऐसा था 6 अप्रैल 1778 को क्या हुआ था? फिर कोटपाड़ की संधि हुई थी, ऐसा कुछ हम लोग देखे थे। देखो, तो यहां तक के जो शासक में लिखा हूं, ये शासक स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। ठीक है, कहाँ पे शासन करते हैं? बस्तर वाले क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। अब उनका राजधानी 3-4 जगह स्थानांतरण होता है, उसको आगे हम लोग देख लेंगे। इतने शासक क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। फिर अजमेर सिंह जब शासन करते हैं उस समय क्या होता है? हलवा विद्रोह होता है ना, 1774 से 78 तक होता है। इसके बाद का जो शासक इस प्रकार से आएगा, वो या तो क्या रहेंगे? मराठों के अधीन रहेंगे, या तो अंग्रेजों के अधीन चले जाएंगे। ठीक है, मराठा आक्रमण होता है। क्या हो जाए आप लोगों को? क्या हुआ? कुछ ना, लंबा चौड़ा नाम देख के परेशान तो नहीं हो गए? देखो, इसका नाम को याद तो करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना।
इनमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस नाम याद रखना है ना। ऐसे याद रखना, थोड़ा रट के याद रखना पड़ेगा ना इसको। अन्न हमर भैरा पुरुष, जो नर प्रताप जगदीश, वीर वीर दिक्पाल राज। देखो है ना, कुछ और याद हो या ना हो, लेकिन इसको याद रख लेना, मतलब ये जो लिख रहा हूँ इसको, अन्न हमर भैरा पुरुष ऐसा है ना, अन्न हमर भैरा पुरुष, जो नर प्रताप जगदीश। ठीक है, अन्न हमर भैरा पुरुष, जो नर प्रताप जगदीश, वीर वीर दिक्पाल राज, वीर वीर दिक्पाल राज। वीर वीर दिक्पाल राज। अब चंदेल मामा बीच में घुस जाएंगे ना, तो चंदेल मामा को मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ, दलपत और अजमेर। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस में से चलता रहता है, इसका बेटा ये, इसका बेटा, इस प्रकार चलता रहता है, लेकिन बीच में ये क्या कर देता है, घुस जाते हैं जबरदस्ती का, है ना। लेकिन वापस ये अपने साम्राज्य को वापस कर लेते हैं, इनके जो भी वंशज हैं वो सभी, दलपत देव वगैरह, है ना। तो क्या है, वीर वीर दिक्पाल राज, और अगला क्या है, दलपत और अजमेर। ऐसा, अन्न हमर भैरा पुरुष, जो नर प्रताप जगदीश, वीर वीर दिक्पाल राज, दलपत और अजमेर। ठीक है, अन्न हमर भैरा पुरुष, मतलब कि अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव। देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है, भैरव देव है ना, भैरम देव नहीं है, भैरम देव आगे आने वाले हैं। तो ये भैरव है, तो अन्न हमर भैरव, है ना, अन्न हमर भैरव, पुरुषोत्तम देव है, जयसिंह देव है, नरसिंह देव है, प्रताप राज देव है, जगदीश राजदेव है, वीर नारायण देव है। अभी वीर नारायण सिंह नहीं बोल देना इसको, ठीक है, वीर नारायण सिंह सोना खान के विद्रोह में आ गए। वीर नारायण देव है, वीर सिंह देव है, दिक्पाल देव है, ठीक है, और राजपाल देव है, चंदेल मामा, फिर दलपत और अजमेर। ठीक है, याद रहेगा। अन्न हमर भैरा पुरुष, जो नर प्रताप जगदीश, क्या है, वीर वीर दिक्पाल राज, दलपत और अजमेर। ठीक है, 2-4 बार इसको रटो, बोलो। हाँ, अजमेर। ठीक है, चलो शासकों में पूरा लिखा था, फिर इसका डिटेल में कल पढ़ेंगे। देखो, अजमेर सिंह के समय में क्या होता है, हलवा विद्रोह होता है। कब से कब तक होता है ना। 8 लिख सकते हो या फिर इसको 7 लिख सकते हो। 8 में संधि होता है, ठीक है, इतना लिखो अभी। और संधि करने वाला कौन रहता है, दरियादेव रहता है ना। तो ये अजमेर सिंह को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखना होगा, 1774 से लेकर 1770 तक क्या होता है, ये हलवा विद्रोह होता है। और जब से अजमेर सिंह शासक बनते हैं तब से हलवा विद्रोह चालू हो जा रहता है ना। दोनों भाई के बीच में क्या होता है, लड़ाई चालू हो जा रहता है। और जब अजमेर सिंह मरते हैं तो क्या होता है, हलवा विद्रोह समाप्त होता है, ऐसे बोलेंगे। तो इस प्रकार से लास्ट यहाँ तक ये है। ये जो अन्नम देव है, चलो अन्नम देव को बाद में बताता हूँ।
ऊपर में जगह होगा तो यहाँ पर लिख लो स्वतंत्र शासक, ठीक है। अन्नम देव से लेकर वहां तक वो सभी क्या है, स्वतंत्र शासक है ना। अब इसके बाद का जो शासक है, यहाँ पर लिखो मराठाधीन, मराठाओं के अधीन रह के शासन करेंगे, है ना, या फिर आंग्ल मराठाधीन। तो मराठाओं के अधीन रहकर शासन करेंगे या फिर क्या करेंगे, अंग्रेजों और मराठाओं के अधीन रह करके शासन करेंगे। तो इसमें एक तो आएगा दरियादेव, ठीक है। कौन आता है, दरियादेव, ठीक है। इसके बाद आते हैं महिपाल देव, फिर आएंगे भूपाल देव, इसके बाद यहाँ पर लिखो अंग्रेजों के अधीन या फिर ब्रिटिश अधीन, ब्रिटिश कालीन शासक लिखो, ब्रिटिश कालीन काकतीय वंश। यहाँ पर आएंगे भैरम देव, थोड़ा बीच में लाइन छोड़ देना है। फिर आएंगे रुद्र प्रताप देव, फिर आएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी, आएंगी प्रफुल्ल कुमारी देवी, और फिर है प्रवीर चंद्र भंजदेव। राज्य अलंकरण पुरस्कार आप लोग पढ़े हैं ना, किसका किसी का नाम आया था इसमें, बताओ किसी का नाम आया था, प्रवीर चंद्र भंजदेव का देखो, तीरंदाजी के क्षेत्र में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देखना उसके बाद है प्रवीर चंद्र भंजदेव का नाम आता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। अन्नम देव कब शासन करना शुरू किए थे, 1324 से शासन करना शुरू किए थे। यहाँ तक इस प्रकार शासन इनका हुआ, स्वतंत्र रूप से शासन किए हैं, कहाँ तक, 1777 तक, ठीक है। इस समय हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा मतलब विद्रोह वगैरह उस समय नहीं हो रहा था, ठीक है। इस समय ऐसा कोई विद्रोह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो मराठा प्रवेश किए थे बस्तर वाले क्षेत्र में और ना तो अंग्रेज प्रवेश किए थे, ठीक है। ये लोग स्वतंत्र रूप से अपना क्या कर रहे हैं, काकतीय वंश को संचालित कर रहे हैं, ठीक है। बस्तर वाले क्षेत्र अपना वो शासन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से शासन किए। अब इसका जब यहाँ पर हलवा विद्रोह होता है, मतलब कि ये जो काकतीय वंश है किसके अधीन चले जाते हैं, मराठा के अधीन चले जाते हैं, मराठा के अधीन चले जाते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, मराठा अंग्रेजों के अधीन चले जाएंगे, तो क्या होते जाएगा, विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे कि दरियादेव जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भोपालपट्टनम विद्रोह,
ठीक है, इन सबका नाम लिखवा दे रहा हूँ, कल इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भोपालपट्टनम, कब होता है? 1795 में। ठीक है, सबका डेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सबको याद रखना पड़ेगा। भोपालपट्टनम विद्रोह, महिपाल तो जब शासन करते रहते हैं तो परलकोट का विद्रोह होता है। परलकोट कहाँ है बताओ? कांकेर। कहाँ है? कांकेर में है ना। एक नदी बताया था, परलकोट नदी। अठारह सौ 24-25 में क्या होता है? परलकोट का विद्रोह होता है। ठीक, गेंद सिंह के बारे में इसी में पढ़ेंगे। गेंद सिंह को फांसी दिया जाता है ऐसे। फिर आएगा तारापुर विद्रोह। और एक रहेगा मेरिया विद्रोह। देखो, तारापुर विद्रोह और क्या? मेरिया विद्रोह, है ना। तारापुर का परगना है एक बस्तर वाले क्षेत्र में जहां पर विद्रोह होता है। ठीक है। मेरिया, मेरिया नरबली प्रथा को बोलते हैं। बस्तर वाले क्षेत्र में दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में, तो वहां पर क्या था? पहले नरबली प्रथा प्रचलित था। ठीक है, इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो उसको बंद कराने के लिए मराठा और अंग्रेज कोशिश किए। कौन कोशिश करेंगे? मराठा और अंग्रेज दोनों मिलकर क्या करेंगे? उसको बंद कराने का कोशिश करते हैं। तो मराठा क्या करते हैं? वहां पर सैनिक तैनात कर देते हैं। उस मंदिर के मतलब आसपास में क्या कर देते हैं? सैनिक तैनात कर देते हैं। उसी का विद्रोह करते हैं वहां के लोगों के द्वारा। वहां के लोग क्या चाहते थे? नरबली प्रथा को हम आगे बढ़ाएंगे, हम नरबली प्रथा देंगे। उनकी धार्मिक मान्यता थी। लेकिन अंग्रेज और मराठा क्या चाहते थे? कि नरबली प्रथा को बंद कर दिया जाए। तो जो नरबली देते थे उसी का नाम क्या रहता था? मेरिया, है ना। तो ये विद्रोह हम लोग देखेंगे। इनका डेट देख लो कब कब है। ये दोनों का क्या है? 1842 है। ठीक, समझ आया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या आएंगे? भैरम देव आएंगे, है ना। तो ये भैरम देव, इसके साथ बहुत सारा विद्रोह होता है। एक है लिंगागिरी, है ना। लिंगागिरी विद्रोह होगा 1856 में। कोई विद्रोह होगा 1859 में। मुड़िया विद्रोह होगा। मुड़िया क्या है? हाँ, मुड़िया जनजाति है ना। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा विद्रोह होता है 1876 में। और एक और विद्रोह देखेंगे, रानी जुगराज कुंवर। कौन सा विद्रोह? रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह। ठीक है, इनकी पत्नी होती है। किनकी पत्नी होती है? हैराम देव की पत्नी होती है। ठीक है, कब? 1878 में। तो चार विद्रोह किसके समय हो रहा है? हैराम देव के समय हो रहा है। अब उसके बाद रुद्र प्रताप देव के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है। अंग्रेजों के समय ये विद्रोह होता है 1910 में, है ना। इसका नाम है भूमकाल विद्रोह। ठीक है, ये कब हो रहा है? 1910 में हो रहा है। देख लो, सब 1800 के आसपास था, है ना। और ये कब है? 1910।
देखो इधर का हमको डेट याद नहीं रखना है ना, हमको डेट याद रखना पड़ेगा यहाँ से 1777 में ये क्या किया, शासन करना शुरू किया। 1800 तक क्या हुआ, ये शासन किए हैं। महिपाल देव 1800 में शासन करना चालू करेंगे और 1842 तक शासन करेंगे, जब तक ये विद्रोह जब तक ये सब विद्रोह शुरू नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, फिर इसके समय में जब ये शासन करना शुरू करता है क्या होता है, विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन सा विद्रोह, तारापुर और मेरिया विद्रोह हो रहा है। तो 1842 में से लेकर के 1853 तक ये ऐसा हुआ है। अठारह सौ तिरपन से लेकर के 1891 तक बहुत लंबे समय तक शासन किए हैं, और लंबे समय तक शासन किए हैं तो बहुत सारा विद्रोह भी है ना। ये 1891 से लेकर के 1921 तक, फिर ये 1921 से लेकर के है ना 1936 तक। ये 1936 से लेकर के 1966 तक ऐसा हुआ है। देखो देश हमारा आजाद हो गया तो उसके बाद भी क्या इनका शासन चल रहा था। ठीक है, फिर लास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। उसके घर के आसपास ऐसा कुछ घटना हुआ था, जो गूगल यूट्यूब में जाकर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था, बहुत सारे पुलिस तैनात थे और पुलिस के गोलीबारी की वजह से क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जानबूझकर उनको मृत्यु कर मतलब उसको मरवाया गया था, ऐसा टाइप के बोला जाता है। और अभी भी इनके जो वंशज हैं वो हैं, अभी भी जो बस्तर का दशहरा होता है ना, बस्तर का दशहरा होता है कि नहीं, तो यहाँ मतलब अभी भी जो जो भी रस्म वहां करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, काछिन गादी का रस्म होता है। बस्तर दशहरा मनाने के लिए जो एक अनुमति लिया जाता है, तो राजा के द्वारा ही अनुमति लिया जाता है। वहां पर एक काछिन माता मतलब काछिन गादी में एक छोटी सी कन्या को बिठाते हैं, वो कन्या से परमिशन लेते हैं कौन, राजा। तो वो जो राजा होता है इसी के वंशज हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि काकतीय वंश के जो वंशज हैं अभी भी जिंदा हैं, ऐसा है। चलो देख लो, इसको याद करना कैसे कैसे क्या क्या है, बाकी अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, है ना। जाओ 10 मिनट को ब्रेक ले लो।